नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की मुहिम तेज हुई है। दुनिया भर में अब गूंजेगी आतंक के खिलाफ भारत की आवाज। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने क्या कुछ की है तैयारियां, पूरी खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे और इस पर अपने विशेष मेहमानों के साथ खास चर्चा भी करेंगे। वहीं आईएमएफ की सख्ती के बाद पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है? क्या वो 11 शर्तें आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर थोपी हैं जो उसको पूरा करना है और पूरा करना मुश्किल साबित हो रहा है। वहीं एक और खबर पाकिस्तान से ही फूट रही है, उस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि पाकिस्तान का एक बड़ा आतंकी सैफुल्ला, उसको सिंध में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। क्या है ये पूरी खबर, इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ न्यूज नाइट में तमाम देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है इस समय की हेडलाइंस। पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी तेज, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज करेगा बुलंद। जल्द अलग अलग देशों के दौरे पर निकलेगा भारतीय डेलीगेशन। आईएमएफ ने पाकिस्तान को किया आगाह, भारत से तनाव बन सकता है आर्थिक संकट का कारण। भविष्य की किश्तों के लिए पाकिस्तान को पूरी करनी होगी आईएमएफ की 11 नई शर्तें। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अहमदाबाद में एएमसी की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा योजनाएं देंगी अहमदाबाद के विकास को नई गति। सेना के शौर्य और अदम्य साहस के सम्मान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश में उमड़ा जन सैलाब। आमो खास बढ़ चढ़कर हुए तिरंगा यात्रा में शामिल। देशभक्ति के गीतों और नारों से गूंजी फिजा। और नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण समारोह। दुनिया भर से बड़े वैश्विक नेताओं समेत हजारों लोग हुए शामिल। पहली प्रार्थना सभा में पोप ने दिया विश्व शांति का संदेश। तो सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है और खास बात है कि इसको लेकर देश के सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद करेगा। भारतीय डेलीगेशन की ये यात्रा 23 से लेकर 25 मई के बीच आरंभ होने की संभावना है। शशि थरूर की अगुवाई वाला दल 23 मई से अपना विदेश दौरा शुरू करेगा और 16 जून तक यह दौरा जारी रहेगा। तो देखिए यह विशेष रिपोर्ट। आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृढ़ संकल्प। 7 टीमें, 59 नेता, 33 देश। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर दुनिया भर में करेंगे चर्चा। पाकिस्तान की खोलेगा पोल। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रमुख साझेदार देशों में भेजने की तैयारी में है। यह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आतंकवाद के विरुद्ध एकमत और दृढ़ रणनीति को दुनिया के सामने रखेगा। 7 हिस्सों में बंटे इस प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व की जिम्मेदारी भाजपा सांसद बैजयंत पांडा, भाजपा के रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, डीएमके सांसद कनी मोई और एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के हाथ में है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में
डॉक्टर निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगा। वहीं सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर, लावू श्रीकृष्ण, देवरायलू, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन और सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं, जो मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। जेडीयू के संजय कुमार झा के नेतृत्व में अपराजिता सारंगी, यूसुफ पठान, ब्रिजलाल, जॉन ब्रिटास, प्रदान बरुआ, डॉक्टर हेमंग जोशी, सलमान खुर्शीद और मोहन कुमार का प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर जाएगा। श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में बांसुरी स्वराज, ई.टी. मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, एस.एस. अहलूवालिया और सुजान चिनॉय यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन जाएंगे। वहीं रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में दुग्गीबती पुरंदेश्वरी, गुलाम अली खटाना, प्रियंका चतुर्वेदी, अमर सिंह, समिक भट्टाचार्य, एमजे अकबर और पंकज सरन वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क जाएगा। शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शांभवी सरफराज अहमद, जीएम हरीश बालियोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद मुरली देवड़ा, तरनजीत सिंह संधू और तेजस्वी सूर्य शामिल हैं। कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, कैप्टन ब्रिजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, मंजीव सिंह पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं, जो स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएंगे। 59 सदस्यों वाला ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर निशिकांत दुबे और प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की। ये मेरे लिए एक गर्व का विषय है और मेरे लिए एक ऑनर का विषय है दैट मुझे ये मौका मिला है कि आज विश्व के पटल पे जो एक बड़ी मुहिम, डिप्लोमेटिक मुहिम शुरू करी जा रही है, जिसका कि मैं एक हिस्सा हूँ। पाकिस्तान एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने में माहिर है और हमेशा से करता रहा है। उसने दुनिया में एक फॉल्स नैरेटिव कायम किया और उसी को ब्रेक करने के लिए सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव एक होकर देश की बात करने दुनिया के सामने जाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ देश की आवाज दुनिया के सामने बुलंद करने वाले 7 प्रतिनिधिमंडलों को विदेश सचिव विक्रम मिस्री विदेश यात्रा पर जाने से पहले ब्रीफिंग देंगे। 7 प्रतिनिधिमंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेताना शुरू कर दिया है। आईएमएफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें लागू की हैं। इसके साथ ही भारत के साथ बढ़ते तनाव को आर्थिक सुधारों के लिए बड़ा खतरा बताया है। आईएमएफ की एक ताजा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव यूं ही बना रहा या फिर और बिगड़ा तो पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम में रोड़े पड़ सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आईएमएफ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी वैश्विक छवि को बेहतर बनाए रखना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान से कड़े शब्दों में कहा गया कि अगर आर्थिक सुधार चाहिए तो पारदर्शिता दिखानी होगी। आईएमएफ की यह रिपोर्ट 17 मई 2025 को जारी हुई है।
भारत ने आईएमएफ से कहा था कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की सख्त निगरानी होनी चाहिए ताकि इन पैसों का दुरुपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए न हो। भारत ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान आईएमएफ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने वाले गुटों को समर्थन देने में कर सकता है। और कुछ यही आज हमारी चर्चा का विषय भी होंगे, जो हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पाक का सच उजागर करेगा एकजुट भारत, और यही आज हमारी चर्चा का विषय है। पाक का सच उजागर करेगा एकजुट भारत। पाक का सच उजागर करेगा एकजुट भारत, यह हमारी विशेष चर्चा का विषय है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शेखर अय्यर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हुए हैं। शेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल चोपड़ा, बहुत स्वागत है आपका। और एम्बेसडर सी राजशेखर, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर राजशेखर, आपका भी बहुत स्वागत है। और एम्बेसडर राजशेखर, अगर आपके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें, तो भारत की ये जो नीति है कि पाकिस्तान को बेनकाब करना, प्रतिनिधिमंडलों के जरिए पूरी दुनिया में भारत की बात का प्रसार करना और पाकिस्तान का सच उजागर करना, क्या कुछ हासिल होगा इससे, और कितनी आशा आपको इससे है? कैसे देखते हैं इस पूरे जो भारत की नीति है इसको? डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है ये, तो एक है कि भारत एक स्वर में एक बोल रहा है। इसमें हर धर्म के मेंबर्स शामिल हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स शामिल हैं जी। और ये खड़े करेंगे मुद्दा कि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत और आतंकवाद के बीच का मुद्दा है। आतंकवाद के लिए कहीं भी किसी देश में भी किसी तरह की समर्थन नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट दुनिया भर ये हम बताने जाने वाले हैं। तो डिप्लोमेसी के तौर पर इसको किस तरह का कदम देखते हैं, कैसा मूव देखते हैं भारत की तरफ से, एम्बेसडर राजशेखर? ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक कैपिटल में ये अप्रिशिएट करेंगे कि भारत ये इनिशिएटिव ले रहा है और उनको समझा रहा है कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या सिलसिला हुआ था, किसने पहले शुरू किया है, क्या मुद्दा है, और हम कितने ट्रांसपेरेंसी से और डेमोक्रेटिक तरीके से हम हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और आतंकवाद ये मुद्दा हम खड़ा करेंगे। ये तो अगर मैं पर्सनल स्तर में सोचता हूँ कि ये काफी पहले ही करना था। ये पहलगांव के तुरंत ऑपरेशन सिंदूर के बाद के बीच में करना था, मगर अभी सही है कि हर एक राजधानी में भारत की पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए एक अच्छा मौका डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है। मैं ये सोचता हूँ कि हर एक राजधानी में ये हमारे डेलीगेशंस का स्वागत होगा और ये जानने के लिए वो उत्सुक होंगे कि क्या है और हिंदुस्तान का आगे क्या सोच है, या और आतंकवाद के बारे में कैसे हम दुनिया भर के एक संगठन से हम लड़ना चाहिए आतंकवादी के खिलाफ। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर अच्छा इनिशिएटिव है। उसका किस तरह से दुनिया भर में संदेश जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी इसी तरह का इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत को कॉपी कर रहा है, मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। शेखर अय्यर साहब, एक तो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान एक IMF की अभी हमने खबर दिखाई आपको कि 11 सूत्री जो उसकी शर्तें हैं वो एक और लगा दी हैं उसने पाकिस्तान के साथ में। वो जो रिपोर्ट कहती है उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी जो आपका आकलन है वो आप व्यक्त करें। साथ ही साथ जिस तरह से ये पूरा डेलीगेशन राजनीतिक तौर पर स्थिर, जिसको कहते हैं, और दृढ़ संकल्पित भारत का एक चेहरा पेश करता है कि सारे राजनीतिक दल एक स्वर में, एक सुर में एक साथ खड़े हैं और भारत की बात पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल निखिल जी, इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी है क्योंकि दुनिया भर जो आतंकवाद को लेकर जो चिंता है, और वो चिंता इसीलिए है कि जितनी घटनाएं हुई है, बड़ी बड़ी घटनाएं, उस घटना का कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ संबंध रहा है।
और ये जरूरी है इन कई देशों को बताने के लिए। आप कभी मत भूलिए कि पाकिस्तान की राजनीति क्या रही है, उनकी राष्ट्र नीति क्या रही है, किस तरह आतंकवाद को अपने एक स्टेट पॉलिसी बना के विश्व भर में इनकी जो ये हुई है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जब अब अफगानिस्तान में तालिबान के वापस वहां पे सत्ता पे आने के बाद कई देशों को लग रहा है कि आप इंटरनेशनल टेररिज्म इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो समस्या है, जो आतंकवाद जो है, ये आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं है। कहीं ना कहीं आप यूरोप में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है जिसका आपको लगता है कि उसका जड़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान में निकलता है। ये बात हमें बताना है और बार बार याद भी दिलाना पड़ता है। क्या है निखिल जी, पब्लिक मेमोरी कहते हैं बड़ी शॉर्ट है, कई देशों की मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट होती है, वो समझ नहीं पाते कूटनीति के कारण। उनको लगता है कोई इंडिया पाकिस्तान का लंबे समय से एक समस्या है, कश्मीर है। ये बात नहीं है जी। समस्या तो पहले से ही है, लेकिन बात आज आतंकवाद का कई चेहरे जी। और जिस चेहरे उसके पीछे पाकिस्तान स्टेट है। हम ये इस तरह की जो हम डिफरेंशिएट करते थे, कोई स्टेट एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर, अब बड़ा क्लियर हो गया है जो पहलगाम घटना के बाद कि सारे एक्टर एक ही एक्टर है। वो पाकिस्तान स्टेट है, वहां की सरकार है, वहां की सेना है, वो सेना के नेतृत्व है। और दूसरी बात, जब सर्वदलीय जो टीम जा रही है, इसका मतलब है भारत में एक प्रकार की कंसेंसस है इस समस्या को लेकर कि भारत के अंदर सरकार हो, विपक्ष हो, जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, सबका यही विचार है कि भारत के सामने जो मुकाबला है, ये मुकाबला केवल भारत के मुकाबला नहीं है, ये भारत के लिए चैलेंज नहीं है, इसे विश्व भर की चैलेंज है। अगर आप इसको नजरअंदाज करेंगे बाकी देशों, तो फिर कहीं ना कहीं फिर उनकी अब यही स्टार्ट होगा। क्योंकि जिस तरह एक फैक्ट्री बन गई है पाकिस्तान, जिस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है पूरी सरकारी सहयोग के साथ जी, ऐसे समय में जो आईएमएफ की उनकी बड़ी एक बेल आउट पैकेज है, उसके साथ जो कंडीशन आज जो सामने आया है, इस कंडीशन का भी आप हमें थोड़ा सोचना है। ये कंडीशंस क्या है? 11 है, अलग अलग सेक्टर्स को लेकर किस तरह सुधार लाएंगे उसको लेकर है, लेकिन मूल बात यह है कि सुशासन को लेकर, गुड गवर्नेंस को लेकर, जो पाकिस्तान में पिछले 3 दशक से आप देख रहे हैं कोई गवर्नेंस की नाम ही नहीं है जी। जो सरकार है, सरकार तो बिल्कुल वहां पे कोई डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ नहीं रहा है, वहां पे केवल मिलिट्री शासन चलता है। जितने पैसे बाहर से मिलता है वो अपने मिलिट्री के खर्चे में जाता है और आतंकवाद बढ़ाने के खर्चे में जाता है। इसीलिए इस बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो कंडीशंस लगाए उसमें अपने डिफेंस स्पेंडिंग के बारे में कहा है। दूसरी बात, जो भी पैसा आप खर्च करेंगे अपने पार्लियामेंट से इसको पास करवाइए, क्योंकि बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो डेमोक्रेसी वहां चल रही है, मैं नहीं मानता हूं कि वहां कोई शासन का नाम है। जो गरीबी वहां बढ़ रही है, लोगों की जो हालत है वहां पे, ये इसको लेकर विश्व को भी सोचना है। आईएमएफ ने इस समय ऐसे इतने बड़ी पैकेज देकर, क्योंकि भारत ने इसको विरोध किया कि ये ऐसी पैकेज मत दीजिए जिस पैकेज पर आपका कोई निगरानी ना रहे, तब वो पैसे केवल पाकिस्तान की हथियार खरीदने में और आतंकवाद बढ़ाने के लिए एक प्रकार से काम आएगा। तो ये दोनों बातें भारत बाहर जाके बताना, अपनी सर्व पार्टी की सर्वदलीय जो डेलीगेशन जा रही है उसका काम, और आईएमएफ भी देखिए कहीं ना कहीं भारत की बात तो वहां तक पहुंची है, इसीलिए तो आईएमएफ ये कंडीशन लगा रहे और सुधार की बात कर रहे हैं, आर्थिक सुधार। और वहां के जो आज नेतृत्व है, वो सेना के नेतृत्व हो या पॉलिटिकल नेतृत्व हो, क्या वो सक्षम है ये सारे रिफॉर्म्स करने के? क्योंकि रिफॉर्म जैसे करते जाएंगे तभी जाके पैसा मिलेगा उनको। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ये है, अगर आतंकवाद को पीछे रहेंगे तो अपनी देश की हालत, अपनी देश की जो लोगों की हालत और बिगड़ते जाएगी। ठीक है जी, ठीक है शेखर जी, आते हैं वापस आपके पास। जनरल चोपड़ा, जिस तरह से ये जो पूरा एक डिप्लोमेटिक अभियान भारत का चल रहा है, इससे पहले जो भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, और जब हम कहते हैं कि जो टारगेट्स हिट किए वो बिल्कुल प्रिसाइज और उसके साथ ही साथ नागरिकों को बिल्कुल नुकसान नहीं, ये और वो भी सब प्रूफ के साथ, ये कितनी बड़ी मदद करेगी? जो भारतीय सेना का शौर्य और जो प्रिसिशन था वो कितना मदद करेगा भारतीय डिप्लोमैट्स को, या भारत के का जो ये जब प्रतिनिधिमंडल जाएगा सबूतों के साथ पेश करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है।
जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं जी कि एक मिशन, एक मैसेज, एक भारत। एक मिशन, एक मैसेज, एक भारत, कि हम एकजुट होकर पूरा देश, जो हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। और सबसे पहले हमें बताना है कि सिचुएशन ऑफ इन JNK कैसी चल रही है और कितना वो टेरर, पाकिस्तान टेररिज्म से आतंकवाद फैला रहा है, ना कि JNK में। वहां हम इकोनॉमी अच्छी करना चाहते हैं, वो खराब करना चाहता है, क्योंकि चाहता है टेररिज्म खत्म ना हो। कैसे वो सिविलियंस पे वार कर रहा है। उसके बाद हमने बताना है इस चुनौती को पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी ने 4 दिन में कैसे डिसाइसिव विक्ट्री की, जहां की उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए बिना प्रिसीजन वेपन पे रात को 1 बजे, जब कोई पब्लिक नहीं होती है, जिनकी जान मान हानि ना हो, रात को 1 बजे हमने प्रिसीजन इंटेलिजेंस के बाद प्रिसीजन वेपन से स्ट्राइक उनके 9 टेरर कैंप किए, जिनका पर्दाफाश बड़ा साफ है कि पाकिस्तान ने खुद माना है, क्योंकि उनके जनाजे दिखाए गए हैं कि उनके जो कॉफिन्स हैं वो नेशनल फ्लैग में ड्रेप्ड हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर जी की भी रीत दे गई है, वहां पाकिस्तानी जनरल थे, और वो कंडक्ट भी जो था वहां, जो सबसे बड़ा टेररिस्ट माना जाता है, जो कि UN लिस्ट में है, वो भी वो कंडक्ट कर रहा था। उसके बाद हमने बताना है कि हमने बताया था, क्योंकि आप हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं, तो हम ये एक ही बार का अटैक कर रहे हैं टेरर, क्योंकि आपने अभी पहलगांव में बचाया, पहले भी आप बचाते रहते हैं। तो हमने एक बार ही किया, अगर आप कोई एक्शन नहीं करेंगे हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन या एयर बेसिस पे, हम कोई जवाब नहीं देंगे। वन टाइम एफर्ट था जी, ये संदेश तो साफ है। नेशन है, उन्होंने हमारे पर अटैक किया, तो ये सारे हमारे पास सबूत हैं। तो हम अपना मिलिट्री शौर्य की वहां बताना चाहते हैं कि कैसे आतंकवाद से हम सब पीड़ित हैं, और ये सारा आतंकवाद, जैसे कि को पहले से बताया कि जड़ें पाकिस्तान में है, तो ये बहुत जरूरी है कि पूरा विश्व एकजुट होकर टेररिज्म के बरखिलाफ कार्रवाई करे। इसलिए हम मिलिट्री कॉर्पोरेशन चाहते हैं, उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग चाहते हैं, वो कैसे आतंकवाद में डील करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना चाहते हैं, उनसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इस बारे में हमने बताना है कि कितनी हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बढ़िया है, कि हमने कोई सिविलियन टारगेट नहीं किए, और उसकी तरफ से वो झूठा है, उसने झूठा नैरेटिव किया कि जैसे बोला कि आदमपुर एयरफील्ड बर्बाद कर दिया है, वहां हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अगर एयरफील्ड बर्बाद होता, जी बिल्कुल, ये सारे झूठे नैरेटिव जो है पाकिस्तान के, वो दुनिया के सामने रखे जाएंगे, और ये जब भारतीय सेना का शौर्य भी उसमें दिखेगा, जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के को जो धूल चटाई है, वो भी साफ तौर पर जब पूरी बात रखी जाएगी तो सामने निश्चित तौर पर निकलकर सामने आएगा ही। एम्बेसडर राजशेखर, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो डिप्लोमेसी का एक नया तरीका, इसको आप कह सकते हैं, क्या संदेश दुनिया भर में जाएगा? एक तो भारत की जो छवि है उसको लेकर के, और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान भी भारत की इस पॉलिसी को कॉपी कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं? तो उसमें काफी फर्क होगा, क्योंकि ये आतंकवाद जैसा पहले जो पैनलिस्ट ने विशेष रूप से समझाया है कि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी के तरीके से चल रहा है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं है। डेमोक्रेटिक मोस्ट पॉपुलर जो लीडर है इमरान खान, उनको जेल में रखा गया है, और वहां तो मिलिट्री चला रहा है। तो ये उनको कॉपी किया तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये कॉपी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो हमारे तरफ से जो जा रहे हैं, जो हर पॉलिटिकल ओपिनियन, हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेशन है, और हर धर्म के रिप्रेजेंटेशन है, और हर रीजन के लोग हैं, जो आइडियोलॉजी है, तो ये काफी नेशनल रिप्रेजेंटेशन एक बात है। और दूसरी बात है, भारत के खिलाफ कोई ऐसा इल्जाम नहीं है कि हम आतंकवाद फैलाया है। ये तो कैसे तो भी कोशिश करने से भी ये नहीं होगा। तो इसलिए भारत का डेलीगेशन, भारत का अटेम्प्ट, भारत का डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव इज वेरी यूनिक, एंड सर्टेनली इट्स अ वेरी टाइमली एंड सही कदम उठाया है। जी, निश्चित तौर पर सटीक कदम उठाया है। शेखर अय्यर साहब, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये भारत ने कदम उठाया है, पाकिस्तान ने कॉपी किया है, कहीं पाकिस्तान अपने यहाँ दरअसल अपनी पब्लिक को ये संदेश देने के लिए, अपनी जनता को ये संदेश देने के लिए कि हम भी पीछे नहीं हैं,
हम भी लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पैसिफाई अपने से ज्यादा अपनी सेनाओं को करना है, अपने लोगों को करना है दरअसल। देखिए, मुझे नहीं लगता वो लोग अपने लोगों की वो ज्यादा फिक्र करते हैं, क्योंकि वहां की जिस तरह की डेमोक्रेसी चली है, आपने देखा सत्ता के पीछे सेना ही है, सेना का नेतृत्व है। वो नाम के वास्ते डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन वहाँ जिस तरह की हालतें हैं, हम जानते हैं कि कई प्रोविंस हो, सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, हर प्रोविंस में जो हालत है वहां पे बहुत बिगड़ती जा रही है। उसका कारण सुशासन का कुछ नाम ही नहीं है, इतना मिसगवर्नेंस है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अब जो कोशिश जो हो रही है भारत को, जो कॉपी कैट जो अभी कर रहे हैं, भाई हम भी डेलीगेशन भेजे, लेकिन सवाल है कि बातें क्या रखेंगे, क्या बताना चाहेंगे जिसको विश्व समझ अब पहले से नहीं समझता है। देखिए, बड़ा क्लियर है, पहलगाम की जो घटनाएं हैं, अप्रैल 22 की जो घटनाएं, बड़ा क्लियर था। उसका पर्पस यही था कि कश्मीर में जब चीजें बदल रही है, वहां पे इकोनॉमिक एक प्रकार से शुरुआत हो रही है, आर्थिक स्थिति बदल रही है, अच्छी हो रही है, लोगों के लिए एक मौका मिल रहा है अपने जीवन बदलने के लिए, सुधारने के लिए। ऐसे समय में इस तरह की घटनाएं करके एक अंजाम देके उनका काम यही है, भाई बिगाड़ो, चीजें बिगड़नी है, क्योंकि पाकिस्तान का अप्रोच हमेशा नेगेटिव रहा है, सरकार की, उनकी सेना की। देखिए, इतनी बार कोशिश हुई है भारत की तरफ से, शिमला अकॉर्ड से लेकर हमारी अटल जी की बस यात्रा, ठीक है, और बीच में हमारी प्राइम मिनिस्टर भी एक दिन लाहौर के जाके आए, यही संदेश देने के लिए भारत वाकई चाहता है कि पाकिस्तान की तरक्की हो, पाकिस्तान की इकोनॉमिक बेटरमेंट हो, हम यही चाहते हैं। लेकिन वहां के शासन, वहां के सरकार, वहां के जो नेतृत्व है, पॉलिटिकल नेतृत्व और उनकी सेना की नेतृत्व, वो कतई इसको समझ नहीं पाए। जी बिल्कुल, वो जो उनका एक नैरेटिव और जो सोच है, वो शायद आजादी के बाद, या ये कहा जाए कि दोनों देश जब से अलग हुए तब से पाकिस्तान और भारत में कितना अंतर आया, ये शायद दोनों की सोच का ही फर्क है जो दर्शाता है। और आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, भारत कहां खड़ा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि भारत का बांग्लादेश को बड़ा झटका आखिर कैसे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण इन देशों के खिलाफ भारत में बहुत आक्रोश है। पूरे देश में इनके सामान और पर्यटन के बायकॉट की मांग उठ रही है। कई सारे शैक्षणिक संस्थानों ने भी इनसे किए गए समझौते निलंबित कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार, पाकिस्तान के समर्थन पर भारत में आक्रोश, शैक्षणिक संस्थानों और व्यापारियों में भी गुस्सा। आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने पर भारत में इन देशों के खिलाफ आक्रोश का माहौल है और इनके सामानों और पर्यटन के बहिष्कार के साथ ही विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इनके साथ किए गए समझौतों को निलंबित करने का सिलसिला जारी है। इस फहरिस्त में IIT बॉम्बे भी शामिल हो गया है। IIT बॉम्बे ने भी तुर्की के विश्वविद्यालयों के साथ अपने सभी समझौते निलंबित कर दिए हैं। यह निर्णय तुर्की और भारत के बीच मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। संस्थान ने कहा है कि अगली सूचना तक तुर्की से शैक्षणिक सहयोग पर रोक रहेगी। इससे पहले IIT रुड़की, JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जैसे संस्थान भी तुर्की के संस्थानों से सहयोग खत्म कर चुके हैं। देश के कारोबारियों और विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा इन देशों से कारोबार के बहिष्कार की आवाज भी उठ रही है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, अखिल भारतीय उद्योग युवा व्यापार मंडल और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT सहित कई संगठनों ने इन देशों के उत्पादों और पर्यटन का बहिष्कार करने की अपील की है। भारत के हार्डवेयर उद्योग केंद्र अलीगढ़ में भी व्यापारियों ने तुर्की से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया है। इस बीच वाशिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने तुर्की और चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया है। तुर्की आणि चीन या सर्व मालांचा बहिष्कार करण्याचा व्यापारी मंडळाद्वारे आवाहन करतोय। तसेच अमेझॉन, त्यानंतर फ्लिपकार्ट अशा ज्या काही ऑनलाईन मार्केटिंग आहेत ज्यांच्यामुळे आमच्या व्यापाऱ्यांना भरपूर नुकसान होते, अशा सर्व ऑनलाइन मार्केटिंगचा, चीनी वस्तूंचा, तुर्की वस्तूंचा आम्ही समस्त व्यापारी मंडळातर्फे बहिष्कार करतो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंकारा और बाकू द्वारा इस्लामाबाद का समर्थन करने के कारण तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ लोगों में सख्त नाराजगी है। पूरे देश में तुर्की के सामान और पर्यटन के बायकॉट की मांग उठने लगी है। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्मों ने इन देशों की यात्रा न करने की सलाह जारी की है। भारतीय व्यापारियों ने भी सेब और संगमरमर जैसे तुर्की उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। अजरबैजान भी भारतीयों के निशाने पर है, उसके सामान के बहिष्कार की भी मांग उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत ने बड़ा फैसला लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड सहित कई वस्तुओं के आयात पर पोर्ट आधारित प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत ने बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया को साफ संदेश दिया है, व्यापार में बराबरी, रिश्तों में गरिमा, और यही है भारत की नीति। भारत ने बांग्लादेश को कड़ा संदेश दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड सहित कई वस्तुओं के आयात पर पोर्ट आधारित प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब इन सामानों की भारत में एंट्री सिर्फ नावा शेवा पोर्ट और कोलकाता बंदरगाह के जरिए ही हो सकेगी। जमीनी रास्तों से इन वस्तुओं का आयात पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में रेडीमेड वस्त्र, फल, फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, कपास और धागे का अपशिष्ट, प्लास्टिक और PVC तैयार माल, लकड़ी के फर्नीचर शामिल हैं।
इन वस्तुओं को अब न तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के किसी लैंड पोर्ट से भारत लाया जा सकेगा और न ही पश्चिम बंगाल के चंग्राबंधा और फुलबारी LCS से। हालांकि मछली, LPG, खाद्य तेल और क्रस्ट स्टोन जैसे कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ ही ये नियम नेपाल और भूटान को ट्रांजिट के तौर पर भेजे जाने वाले बांग्लादेशी माल पर भी लागू नहीं होगा। भारत का ये कदम सिर्फ व्यापारिक नीति का हिस्सा नहीं बल्कि जवाबी कार्रवाई भी है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने भारतीय उत्पादों जैसे धागा, चावल, तंबाकू और दूध के पाउडर पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। यहाँ तक कि भारत से गुजरने वाले बांग्लादेशी ट्रांजिट माल पर अतिरिक्त शुल्क भी थोप दिया गया था। एक रिसर्च के मुताबिक भारत के इस फैसले से बांग्लादेश को करीब $770 मिलियन यानी लगभग 66,000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स का 93% हिस्सा अब तक भारत में भूमि मार्ग से आता था, जो अब बंद हो चुका है। देश भर में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस फैसले का समर्थन किया है। हमारी मेक इन इंडिया की पॉलिसी है और जिस प्रकार से बांग्लादेश का कंडक्ट रहा है पिछले दिनों में, उसके चलते भारत सरकार ने फैसला किया, स्वागत योग्य है। और हमारे यहाँ कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ प्रोसेस फूड की कोई कमी नहीं है। सरकार देश हित में, देश की एकता अखंडता के हित में जो भी कदम उठाएगी, हम उसके कदम के साथ हैं। खास बात है कि व्यापारी वर्ग ने भी इस फैसले का जमकर समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल के फुलबारी बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट के एक्सपोर्टर्स ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, वो चिकन नेक के बारे में वहाँ चाइना में जाके बोल के आए थे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैंड किया है। हम लोग इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट से जो GDF से जो नोटिफिकेशन मिला है उसमें हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि जो बंद किया है आइटम, हम लोग का मतलब कपड़ा का टुकड़ा और टूलो ये सब बंद कर दिया है, इससे हम लोग बहुत खुश है। नोटिस मिला कि बांग्लादेश से जो एक्सपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट बांग्लादेश अभी नहीं कर सकता इंडिया का साथ, स्थल पथ में बंद करा हुआ है। तो अभी मान लीजिए वो अभी सी पोर्ट मुंबई और कोलकाता में होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला केवल व्यापार का मामला भर नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा भी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन में दिए अपने बयान में भारत के पूर्वोत्तर को लैंड लॉक्ड बता दिया था और खुद को बंगाल की खाड़ी का संरक्षक। तो अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है, पारस्परिक हित और सम्मान के साथ व्यापार हो तो स्वागत है, वरना भारत अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो भारत अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे देश के वीरों के शौर्य का सम्मान। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com.
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आतंक के खिलाफ पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के बाद देश भर में उत्साह का माहौल है और ये उत्साह और देश प्रेम तिरंगा यात्राओं के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के अदम्य साहस और शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ रहा है। क्या आम क्या खास, ये उत्साह देखते ही बनता है। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के अदम्य साहस और शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ रहा है। देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक आम और खास देश के वीर सैनिकों के जज्बे को सम्मान देने के लिए सड़कों पर निकल पड़ा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद स्थित साणंद में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम विराट नगर क्षेत्र में आयोजित किया गया। सीमा पर लड़ रहे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने और उनकी बहादुरी को सलाम करने के लिए अमरावती में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद नवनीत राणा के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में भाजपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे, अन्य पदाधिकारी और आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। वहीं नागपुर में आयोजित तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह नजर आया। हम सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है, पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ये तय किया कि केवल शहरों में नहीं तो पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। पंचायत के लोग भी सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के सांबा, शोपिया और रियासी में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। सांबा में भाजपा नेता सुरजीत सिंह सलाथिया ने यात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शोपिया में इसका नेतृत्व भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य जावेद अहमद कादरी ने किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी तिरंगा रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रियासी में तिरंगा यात्रा के दौरान महिलाओं ने रैली में सबसे आगे मार्च करते हुए नेतृत्व किया। झारखंड के जमशेदपुर में भी भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली का आयोजन भाजपा विधायक पूर्णिमा दास साहू और झारखंड भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। तेलंगाना के हैदराबाद में सिटीजन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ कई प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया। इस रैली का आयोजन हुसैन सागर झील के टैंक बंड पर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने संघर्ष करके देश को विजय पथ पर लाया है। सेना को धन्यवाद और अभिनंदन करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1।
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात कान फिल्म महोत्सव की, जहां के वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा भी अपना जादू बिखेर रहा है। सिनेमा अब सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाता, ना वो दिखाता है, बल्कि हमारी संस्कृति को भी आकार देता है। ये समाज का एक दर्पण है जो हमारी मान्यताओं, विचारों और मूल्यों को दर्शाता है। सरकार की नई संस्कृति नीति और सिंगल विंडो शूटिंग परमिशन जैसी योजनाएं फिल्म उद्योग को और रफ्तार दे रही हैं। कान में स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं, वितरकों और फिल्म निर्देशकों से संवाद स्थापित करने का एक अनोखा अवसर मिला है। इसी उद्देश्य से महाराष्ट्र भी कान फिल्म फेस्टिवल पहुंचा है। मराठी सिनेमा के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण मौका है, जहां 4 नई फीचर फिल्मों स्थला मैच, स्नो फ्लावर, खालिद का शिवाजी और ओल्ड फर्नीचर को कान फिल्म फेस्टिवल के फिल्म मार्केट में प्रदर्शित किया जा रहा है। ये लगातार 10वां वर्ष है जब मराठी सिनेमा ने इस प्रतिष्ठित मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। मेरी 2 फिल्में इस बार यहाँ पर इस फेस्टिवल में है। द स्नो फ्लावर, जिसका पोस्टर आप अभी देख रहे हैं, जिसको मैंने साइबेरिया में शूट किया था, और दूसरी मेरी फिल्म है पारो, जो बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म है और जो बहुत एक अच्छे मुद्दे को उठाती है। दोनों फिल्मों का स्क्रीनिंग हो चुका है और बहुत ही जो रिस्पांस मिला है उससे पता चला कि जो मेहनत की थी, जो काम किया था, लोगों तक पहुंच रहे हैं और जैसा चाहता था वैसा पहुंच रहा है। महाराष्ट्र सरकार और फिल्म सिटी मुंबई के सहयोग से ये पहल युवा फिल्मकारों को वैश्विक मंच से जोड़ने की दिशा में एक ठोस कदम है। यहाँ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग का मौका मिल रहा है। महाराष्ट्र में दादा साहब चित्रनगरी है, वहाँ चित्रनगरी में बहुत सारे शूटिंग्स होते हैं। सबसे ज्यादा हॉलीवुड उसके बहुत बड़े नायक जो है उनकी शूटिंग्स मुंबई में हो गई है, उसको लार्ज कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। मराठी फिल्म्स विद देयर कंटेंट, दे आर कमिंग टू कांस फॉर सो मेनी इयर्स. This year we have brought 4 films. These newcomers, filmmakers, they are getting monetary support, moral support and very big hand from Maharashtra government. अपने कंटेंट ड्रिवन और स्थानीय कहानियों से प्रेरित मराठी सिनेमा अब वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। कांस फिल्म फेस्टिवल में महाराष्ट्र की ये पहल न केवल नई प्रतिभाओं को मंच देती है, बल्कि भारत के सिनेमा की सांस्कृतिक विविधता को भी दुनिया के सामने लाती है। यहाँ पर 20 मई तक मराठी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमोट करने का काम किया जाएगा। भारत के सुदूरवर्ती जगहों से आई कहानियां यहाँ कान में सभी का दिल छू रही हैं। कान फिल्म मार्केट में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है, हाउसफुल स्क्रीनिंग हो रही है और वो खासी सराहना भी बटोर रही हैं। यकीनन वैश्विक सिनेमा के इस महाकुंभ ने भारत ने एक बार फिर ये साबित किया है कि कहानियां सिर्फ बनती नहीं, गूंजती हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज के लिए कान। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1,
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण पूरा हो गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया भर से कार्डिनल, बिशप, आर्क बिशप और पादरी वेटिकन पहुंचे, जबकि विभिन्न देशों के कई बड़े नेताओं के साथ हजारों लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। भारत सरकार का एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यंगथुंगो पैटन शामिल थे। रविवार को वेटिकन में सेंट पीटर स्क्वायर पर नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से कार्डिनल, बिशप, आर्क बिशप और पादरी वेटिकन पहुंचे, जबकि विभिन्न देशों के कई बड़े नेताओं के साथ हजारों लोग शपथ ग्रहण में शामिल हुए। ये कार्यक्रम भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ। नए पोप और अन्य कैथोलिक चर्च के नेता शपथ ग्रहण शुरू होने से पहले बेसिलिका के अंदर सेंट पीटर की समाधि पर गए और प्रार्थना की। शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम करीब 2 घंटे तक चला। इसके बाद पोप लियो ने करीब 2.5 लाख लोगों की मौजूदगी में पहली प्रार्थना सभा की और लोगों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर अपने संदेश में पोप ने एकता की अपील की, धार्मिक प्रोपेगेंडा के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि रोम का चर्च कभी भी दूसरों को बलपूर्वक धार्मिक प्रोपेगेंडा या ताकत के जरिए अपने वश में करने की बात नहीं करता है। पोप लियो 14 ने विश्व के युद्धग्रस्त भागों में शांति की अपील की तथा युद्ध के कारण पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना की, विशेष रूप से गाजा, म्यांमार और यूक्रेन में शांति स्थापना पर जोर दिया। 69 साल के पोप लियो 14 का असली नाम रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट है। वो अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल हैं। नए पोप के लिए इसी महीने 8 मई को 133 कार्डिनल ने वोटिंग करके उनका नाम तय किया था। 14 सितंबर 1955 को शिकागो में जन्म हुआ। टेनिस प्लेयर रह चुके हैं। संगीत और किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। पेंसिल्वेनिया की विलानोवा यूनिवर्सिटी से मैथ्स में ग्रेजुएशन किया। शिकागो के कैथोलिक थियोलॉजिकल यूनियन से पढ़ाई के बाद 1982 में प्रीस्ट हुड अपनाया। 10 साल तक पेरू में रहकर चर्च के अलग अलग पदों पर रहे। 1999 में वापस अमेरिका लौट आए। 2014 में पोप फ्रांसिस ने जरूरी पद पर पेरू भेजा। 2019 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार दिया। इस दौरान बिशप्स को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2023 में पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल बनाया। रोमन कैथोलिक चर्च के 267वें पोप चुने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। आपको छोड़े जाएंगे कुछ खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद में एक तिरंगा यात्रा में भाग लिया, जिसके बाद उन्होंने मेहसाणा जिले के गोजरिया क्षेत्र में के पटेल और मधुबेन के पटेल नर्सिंग कॉलेज में एक नए भवन का उद्घाटन भी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 19 मई से 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। जयशंकर इस दौरान इन देशों के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग, आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष आतंकी सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। सैफुल्लाह खालिद भारत में 3 बड़े आतंकवादी हमलों का मुख्य साजिश करता था। इनमें रामपुर में 2001 में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, बेंगलोर में 2005 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस पर हमला और नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर 2006 में हमला शामिल है। पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं देने की आरोपी हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद पुरी के ग्रैंड रोड पर उसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिसमें वो श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास घूमती नजर आई। इस यात्रा के दौरान पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति ने उसकी मदद की थी।
हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश की रूबीना पिछले कई सालों से रूबी बनकर रह रही थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला बांग्लादेश में स्थित अपने परिवार के संपर्क में थी। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अब एक साथ चुनाव होने चाहिए। एक साथ चुनाव देश की प्रगति में सहायक होगा और इससे लगातार विकास के कार्यों को चलाया जा सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मायावती ने आकाश आनंद को बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। रविवार को हुई बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बड़ा फैसला लिया।